चलिए जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। लॉ का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है हमारा। तो सेम जैसे पिछले भी दो दो क्लासेस के थे हमारे यूनिट्स, ये वाला भी दो क्लासेस का है। 14 पेजेस हैं। 6 7 या 8 आज वाली क्लास में हो जाएंगे पेजेस, 6 7 8 जो भी होंगे। अगर आज 6 पेजेस हुए तो कल 8 होंगे। ठीक है, 14 पेजेस हैं तो दो क्लासेस लगेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं आने वाली, बेसिक चीजें आने वाली हैं, लेकिन जिसके बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ नहीं रखा, लेकिन डेली रूटीन में आप इसके थ्रू पास ऑन होते हो। मुझे एक बात बताओ, मैं कहीं पे सामान लेने गया, ठीक है जी, ये मैं हूं, ये है जी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पे एक एसी लेने गया, ठीक है जी। मैंने एसी लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और एसी कर लिया, एसी ले लिया। पेमेंट भी मैंने इसको दे दी, ठीक। ये मुझे सामान एसी भिजवाने ही लगा था, साथ साथ देने लगा था। मैं क्या, काम कर कल कर दियो यार, कल भेज दियो मेरे को ये एसी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पेमेंट हो गई, उसने मुझे बिल लिख के दे दिया, ठीक है। कब? 4 अप्रैल को मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने इसको बोला भाई साहब 5 अप्रैल को मेरे घर पे भिजवा दियो, मैं रेडी वाला या टेम्पो वाला भेजूंगा, ठीक है, मुझे भिजवा देना। अब बात क्या हुई, 4 तारीख को रात को या तो दुकान में आग लग गई, या एसी गिर गया, या चोरी हो गया, कुछ भी ऐसे सरकमस्टांसिस हो गए। अब आप मुझे खुद बताओ, केस स्टडी मैंने आपके सामने दे दी, आपको लग रहा होगा ये केस स्टडी एम ही दे दी, एग्जाम की केस स्टडी है ये, मैंने आपको बोल दिया। अब जिसने सुन लिया बढ़िया, अदरवाइज वीडियो लगा लेना। मुझे बताओ, सामान जल गया या वेस्ट हो गया, डैमेज हो गया, या टेम्पो में आते आते गिर गया। अब आप मुझे बताओ, जो इसका रिस्क है किसका रहेगा, बायर का या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का, सेलर का? बोलो जी, बायर है सेलर का? जो बोल रहा है सेलर का उनका गलत है, जो बोल रहा है बायर का उनका ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पेमेंट हो गई, ठीक है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाले तो देने लगे थे, कहते ले जाओ, हमने ही कहा था ना हम कल लेके जाएंगे। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने, सेलर ने जानबूझ के आग नहीं लगाई, जानबूझ के एसी नहीं फेंका, वो चाहे किसी की भी गलती से हुआ हो। यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो, उसी के साथ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, उसी के साथ रिस्क ट्रांसफर हो जाते हैं। रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप को, मेरे साथ साथ बोलना ये वाली लाइन, रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप को, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। जिसके पास ओनरशिप है, रिस्क उसी का है। पोजेशन चाहे दुकानदार के पास पड़ी है, चाहे रेलवे वाले के पास पड़ी है, चाहे टेम्पो वाले के पास पड़ी है, चाहे सेलर के पास पड़ी है, हम पोजेशन की बात नहीं कर रहे। रिस्क फॉलोज द, बोलोगे मेरे साथ लाइन, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। केस नंबर 2, अगर यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेलर के साथ अनअसर्टेन गुड्स का, अनअसर्टेन गुड्स मैं पहले चैप्टर में करके आया हूं, जो अभी पता नहीं है, थोड़े टाइम के बाद पता चलेंगी, या सिलेक्ट करूंगा तो पता चल जाएगी, या फ्यूचर गुड्स का। तो फ्यूचर गुड्स में अभी तक ओनर कौन है, सेलर के बायर, सेलर। अगर उस टाइम पे डैमेज हो गया तो रिस्क किसका रहने वाला है, तो सेलर का रहने वाला है। तो ये बड़ी आम बातें हैं, ठीक है जी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, चैप्टर का, यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहां पे बात चलती है ओनरशिप की और डिलीवरी ऑफ गुड्स की, ठीक है जी। क्या की बात चलेगी, ओनरशिप की। मेन फंडामेंटल लाइन क्या है इस चैप्टर की, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कह रहे हैं सेल ऑफ गुड्स में जब हम सामान बेचते हैं, हम सामान बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब आप सामान बेच रहे हो यार, मुझे एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई बहुत भयंकर बात नहीं है। अब मैंने यहाँ पे सेलर बना लिया, जब यहाँ पे बायर बना दिया, मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, लॉ का, सेल ऑफ गुड्स। तो जब मैं सेल ऑफ गुड्स, जसनूर यहाँ पे, जब मैं सेल ऑफ गुड्स यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूं, तो क्या सिर्फ सामान जाता है? नहीं, सामान के साथ ओनरशिप जाती है, ओनरशिप के साथ रिस्क जाता है। तो यहाँ पे लिखो गुड्स, गुड्स फॉलो द ओनरशिप। हम यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स के साथ क्या आ जाएगा, बनाओ इसको, जल्दी जल्दी बनाओ। सेल ऑफ गुड्स के साथ क्या आ जाएगा, ओनरशिप। ओनरशिप के साथ क्या आ जाएगा, रिस्क। ये सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता है बायर को। अब बात आती है अलग अलग रिस्क की, बात आती है कि कौन सा रिस्क जाएगा, कौन सा नहीं, कब बायर के पास पहुंचेगा, कब सेलर के पास। मोबाइल रखता जाइए आगे। तो सेल ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, करो जी अंडरलाइन, फ्रॉम सेलर टू बायर। इट इज असेंशियल टू डिटरमाइन एट द टाइम विच ओनरशिप ट्रांसफर। तो अब हमें ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि ओनरशिप कब जा रही है। इट इज असेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम,
इट इज असेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम, ये पता करना कि कब ओनरशिप चली गई है। जो असर्टेन गुड्स थी, जो फिक्स्ड गुड्स थी, ठीक है, वहां पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तब ओनरशिप यानी कि सामान सेल हो गया। पोजेशन चाहे आप अगले दिन लो, जो हमने देखा था। लेकिन अगर अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स हैं तो क्या, जैसे मेरा 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कह रहा है मैं आपको 15 तारीख को सामान भिजवा दूंगा, तो 1 तारीख सही ओनरशिप वाली ट्रांसफर मानी जाएगी या 15 वाली? 15 वाली। तो अगर सामान 5 और 6 को खराब हो गया, जल गया, तो सेलर का रिस्क है। लेकिन अगर एक बार के लिए सामान पहुंच गया या पहुंचा नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, वो कह रहा है डिलीवरी मेरे को 2-4 दिनों के बाद दे देना, तब बायर का रिस्क है। तो इसीलिए डिटरमाइन करना जरूरी क्या होता है? टाइम। कौन सा टाइम, कब ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। कहते हैं ये टाइम क्यों जरूरी है? क्योंकि टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि ओनरशिप फॉलोज रिस्क, फॉलोज द ओनरशिप या ओनरशिप फॉलोज द रिस्क। जब वो जरूरी है तो आपको टाइम भी पता होना चाहिए, अदरवाइज रिस्क, अदरवाइज मतलब चेंज हो जाता है कि बायर का रिस्क है कि सेलर का। जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब होता है स्टार्टिंग में, जो चेहरे पे ही पता चल रहा है, प्राइमा फेसी ऑन द बिगिनिंग, फ्रंट पे ही पता चल रहा है, ऑन स्पॉट पता चल रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। क्या बोलते हैं? प्राइमा फेसी। यानी कि पहली देख रेख में, कंडीशन के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट से मेरे को पहले पहले ही पता चल गया स्टार्टिंग में ही। द जनरल रूल इज दैट रिस्क, आपको प्राइमा फेसी याद करना है, ना करो नहीं तो वर्ड ये है, रिस्क पासिस विद द प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी पास करोगे रिस्क पास हो जाएगा। इन केस वेयर द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, बर्डन ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज ओनर एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज। जिस दिन गुड्स सामान जल गया या वेस्ट हुआ जो भी है, उस टाइम पे जो ओनर होगा वही उस लॉस का रिस्क बियर करेगा। बड़ी आम बात है जी। मुझे एक बात बताओ, मैं जब एसी लेके आया, मैंने एसी की फिटिंग करा ली अपनी क्लासरूम में, पेमेंट दे दी, तीसरे चौथे दिन एसी जो भी है डैमेज हो गया, खराब भी हो गई, तो सेलर की जिम्मेवारी है कि बायर की? क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ डैमेज गुड्स बिलोंग टू द बायर, नॉट बिलोंग टू द सेलर। क्यों? क्योंकि ओनरशिप शिफ्ट हो चुकी थी। ठीक है जी। तो यानी कि व्हेन द गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी ने रास्ते में टेम्पो में या जो भी है डैमेज किया, इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन। मैं लेके आ रहा था सामान, रास्ते में लेके आ रहा था, रास्ते में गुंडे खड़े थे या जो भी है, लड़ाई झगड़ा हो गया, टेम्पो पे उन्होंने हमला कर दिया या एबीसीडी जो भी है पॉइंट, मुझे बताओ कौन पोजेशन में है? बायर ना। तो बायर ही तो क्लेम करेगा, किससे? जिसने डैमेज किया, सेलर थोड़ी करेगा। सूट, सूट मतलब केस फॉर द प्राइस बाय द सेलर कैन बी फिल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी पास टू द बायर। suit for the price by the seller can be filled only when the property pass to buyer। मतलब ये कह रहे हैं कि नॉर्मली कब कर सकते हैं? नॉर्मली कौन करेगा? जो उसका ओनर होगा। सेलर कब करेगा? जब वो प्रॉपर्टी पास ऑन कर रहा है, वो उससे पैसे ले लेगा अपने प्रोडक्ट के, उसके बाद बायर करता रहेगा। अब आया जी मेन टॉपिक, यही है इस चैप्टर का मेन टॉपिक, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। जो आप ऊपर कर रहे थे वो यही था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब है, या डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 18 से 26 की बात करते हैं। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जब भी आप सेल ऑफ गुड्स करोगे तो प्रॉपर्टी तो पास करनी पड़ेगी, या अपने पास रख के बैठ जाओगे? आप सामान लेने गए, पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी पास करेगा कि नहीं? कौन पास करेगा? सेलर। एंड फैक्टर टू डिसाइड द लीगल राइट, और सेलर और बायर के लीगल राइट की बात करता है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज द पासिंग ऑफ ओनरशिप, ये तो चीज हमने पहले ही बात कर ली। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो यानी कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। जैसे आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, आपने रिस्क ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद रूल रिगार्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर डिपेंड ऑन द टू बेसिक फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या हैं या रूल्स क्या हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 18 कहता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेफ, ये सेफ नहीं है, सेल होगा। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है जी, द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर असर्टेन। तो इसका सिंपल मतलब लिखो, गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड, पहले यूनिट में कर चुके हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, ओनर ट्रांसफर कर रहे हो अनअसर्टेन गुड्स की, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक गुड्स असर्टेन ना हो जाएं।
द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस गुड्स आर असर्टेन। देखना समझ में आया? सामने वाला बंदा आया, ठीक है, 5 बाइक्स खड़ी थी, या हमने एग्जांपल ली थी ना कार वाली, यार 5 कार है, एक कार मेरे घर पे पहुंचा देना, क्या अनसर्टेन हो गया? नहीं। तो अभी तक अनअसर्टेन है, अनअसर्टेन है। हमने कहा 5 गुड्स में से एक कार मैंने सिलेक्ट कर ली और आग लग गई पांचों को, अभी तक सेलर की जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक चुनी ही नहीं थी। लेकिन अगर आपने कहा था थर्ड वाली मेरे घर पे भिजवा देना, तो अब मैंने थर्ड वाली क्या कर दी? असर्टेन कर दी, फिर 500 कारों को आग लग गई, तो थर्ड वाली कार की जिम्मेवारी बायर की होगी। क्यों? क्योंकि गुड्स असर्टेन हो चुकी हैं, असर्टेन हो चुकी हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, तो उसके रिस्क भी ओनरशिप के साथ चले गए। बायर कैन, अगर जब तक वो अनअसर्टेन है, तो बायर को ओनरशिप राइट कब मिलेंगे? जब गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन हो गई। अब हम बात करते हैं लॉस की, नहीं करते, सिंपल बात करते हैं। 5 कारें खड़ी हैं, मैंने कहा तीसरे वाली मेरी हो गई, तो तीसरे वाली के रिस्क ओनरशिप आपके हो चुके हैं। तो रूल्स रिगार्डिंग टू, तो ये क्या टॉपिक है? रूल्स या फैक्टर्स? तो ये टॉपिक है रूल्स या फैक्टर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये किस चीज के हम रूल पढ़ रहे हैं या फैक्टर्स पढ़ रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के। सबसे पहला बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स कर लो। अगर तो गुड्स असर्टेन्ड हो गई फिर तो बायर की, अदरवाइज कब असर्टेन, कब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा? जब असर्टेन हो जाएंगी, स्पेसिफिक हो जाएंगी। जब तक अनसर्टेन है तब तक सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जितने भी रिस्क की जिम्मेवारी है सेलर की रहेगी। केस स्टडी बार बार यही निकल के आएंगी कि अल्टीमेटली रिस्क किसका है? रिस्क ओनरशिप को फॉलो करता है। अब ओनरशिप किसके पास होगी सर? डिपेंड करता है गुड्स कौन सी हैं। गुड्स असर्टेन्ड हैं तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप और रिस्क होगा। अगर अनअसर्टेन है तो सेलर की होगी। और दूसरा फैक्टर या रूल क्या है? इंटेंशन ऑफ पार्टीज। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर एट सच टाइम एज द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर। यहां पे जर्नल मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं, पढ़ के देखो। पहला तो बड़ा अच्छा था कि ओनरशिप कब मानी जाती है? बेटा ओनरशिप मानी जाती है गुड्स की आइडेंटिफिकेशन पे, असर्टेन अनसर्टेन। दूसरा बोल रहे हैं इंटेंशन ऑफ पार्टी से भी मानी जाती है। मैं बायर, देखो कभी कभी इस केस में जुबान की वैल्यू होती है। मैं जेठालाल के पास गया, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी बात, थोड़ा देसी एग्जाम्पल लेता हूँ अपना। मेरे को 10 और 11 तारीख को हिमाचल जाना है, हमारे क्लब की मीटिंग है। तो 3 या 4 दिन पहले वो बोल रहे थे कि इसकी पेमेंट ट्रांसफर कर दो क्योंकि होटल का स्टे है, क्लब की मेंबरशिप है। मैंने कहा मेरी जुबान हो गई, ठीक है, मैं फॉर्म फिल करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बड़ा फॉर्म था, मैं पेमेंट कर दूंगा, फॉर्म फिल करने के बाद ही पेमेंट हो सकती है, पेमेंट करने के बाद ही फॉर्म फिल हो सकता है। तो मैंने बोला क्लब वाले मेंबर्स को, मैं क्या मेरा यार होटल का रूम बुक कर लेना, मेरी सीट पक्की कर लो, मैं कल परसों में पेमेंट करके फॉर्म फिल कर दूंगा। कहते जी ठीक है। तो जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मुझे बताओ मेरी इंटेंशन खरीदने की है ना, तो मैंने बोला सब कुछ ओके हो गया, मेरा नाम लिख दो, मेरा एक कमरा बुक कर देना। ऐसे ही आप सोचो, आप कार बुक कराने जा रहे हो, कोई गुड्स लेने जा रहे हो जेठालाल के पास, आपने सारी जुबान दे दी, आपने मॉडल डिसाइड कर लिया कि मेरी 2 रूम शेयरिंग वाले में सीट डालना, 3 रूम शेयरिंग वाले में मत डालना, मतलब मेरा एसी ये वाला लेना, ये वाला मत लेना। प्राइस डिसाइड हो गया, जुबान डिसाइड हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिसाइड हो गया, तो इंटेंशन सेलर की और बायर की डील डन हो चुकी है। तो जब डील डन हो चुकी है तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब ओनरशिप आपकी है। कोई मैटर नहीं करता पेमेंट या डिलीवरी आप 1-2 दिनों के बाद ले लो। तो इस केस में आप मुझे बताओ क्या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुका है? द आंसर इज यस। चाहे डिलीवरी 1-2 दिनों के बाद आए, चाहे पेमेंट 1-2 दिनों के बाद आए, तो रिस्क किसका रहेगा इस पूरे केस में? बायर का। तो मतलब आपको समझ में आ गई है फीलिंग्स। तो कह रहे हैं देखते हैं इंटेंशन ऑफ द पार्टीज के हिसाब से भी। अब पहली लाइन दोबारा पढ़ के देखो, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर। हमने भाई साहब बायर को ट्रांसफर कर दी एट सच टाइम, उसी समय जब इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर हो गया। इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर का मतलब है डील हो गई, कोई बात नहीं, पैसे कल परसों आ जाएंगे, गुड्स की डिलीवरी कल परसों आ जाएगी, बिल कल परसों तैयार कर देंगे, ऑन स्पॉट आपका हो गया। तो कह रहे हैं कब पता चलेगा इंटेंशन टू बायर भी हो गई? इंटेंशन टू बायर कब पता चलेगी? जब आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर ली कि भाई साहब ये कंडीशन है, जब आपने कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कर लिया, पार्टी कह रही है ठीक है भाई साहब मेरे को ये पसंद है, इसका प्राइस ये होना चाहिए, मेरे घर पे भिजवा देना, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मौके पे जो बात हो गई तो हो गई।
तो आप अगर देखोगे यहाँ पे जर्नल बातें हुई हैं, कोई भी स्पेसिफिक रूल डिस्कस नहीं हुआ। तो कह रहे हैं, ऊपर फिर से पढ़ते हैं क्या टॉपिक चल रहा है। टॉपिक चल रहा है सेक्शन 18 से 26 पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। दो रूल्स या दो फैक्टर डिपेंड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, असर्टेन है तो उसी समय, अनअसर्टेन है तो जब असर्टेन हो जाएगी उस समय प्रॉपर्टी को ट्रांसफर माना जाएगा, यानी कि ओनर यानी कि रिस्क। और दूसरा है इंटेंशन। इंटेंशन कब मानी जाती है? जब पार्टीज इंटेंडेड हो। पार्टीज इंटेंडेड है तीन चीजों में, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ने पार्टियों ने दोनों ने बोल दिया हाँ भाई साहब मेरा हो गया, सेलर कह रहा है ठीक है आपसे तेरा हो गया, सेलर कह रहा है 100 रुपए का, कहता नहीं जी मैं 95 दूंगा, कहते चलो डील डन हो गई। फिर दोनों ने बोला पैसे मैं कल दे दूंगा, सेलर कहता कोई नहीं कल दे दी। फिर सेलर ने बोला डिलीवरी 2 दिन के बाद मिलेगी, बायर कहता कोई बात नहीं डिलीवरी 2 दिन के बाद दे देना। इसको बोलते हैं कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मौके पे जाना, सलाह करना, बात करना, प्राइस नेगोशिएशन करना, सारा कुछ डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। दोनों ने क्या कंडक्ट किया। और तीसरे पे सर्कमस्टांसेस, ये तो बिल्कुल ही जनरल है, मौके पे। ठीक है जी, तो इस केस के हिसाब से आप अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो। अब आगे आया डिटेल्ड टॉपिक असली, रूल्स ऑफ। देखियो यार शुभ, ओ मैंने क्या लिखा हुआ है उधर, रूल्स ऑफ, ऊपर ऊपर हेडिंग लिखी हुई है रूल्स ऑफ, लिखो जी आगे, रूल्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी अपन रूल्स पढ़ के आए हैं ना, वो दो फैक्टर्स पढ़ के आए हैं, मेन रूल्स ये हैं, रूल्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये देखो इसके साथ लिख के ये हेडिंग है। मेरे को बस इस बुक, इस वाले यूनिट में यही चीज अच्छी नहीं लगी, इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया ढंग से नहीं दिखाई, तो मैंने आपको हेडिंग दिखा दी। जो आईसीए लिखना भूल गया, रूल्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी वो ये है, तो आप इसके साथ भी लिख सकते हो, रूल्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। टोटल 4 रूल्स हैं, नंबर जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और ये वाला चार्ट आपको कॉपी पे भी बनाना पड़ेगा या फिर एक स्टिकी नोट लिख के इसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा। रूल्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रूल्स ऑफ, मेन तो अब यही है, आज हमने यही खत्म करने हैं बस। 15 मिनट में खत्म हुए चाहे पौने घंटे में खत्म हुए, आज का टॉपिक सिर्फ यही है, 4-5 पेजेस हैं, रूल्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। जनता जनार्दन देखना चाह रही है कितने हैं, क्योंकि सर पे विश्वास तो है नहीं कि सर 15 मिनट में तो करा नहीं सकते ना, कम से कम पौने घंटे होंगे। रूल्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में 4 हैं, 4 के नाम ए बी सी डी लिखने हैं, 1 2 3 4 नहीं लिखने, ए बी सी डी। ठीक है, फिर इसके अंदर अलग अलग हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स किस चीज का है? गुड्स को लेके। तो ए पॉइंट है, गुड्स आपकी सर्टेन गुड्स हैं या अनसर्टेन गुड्स? नहीं, पहला सर्टेन गुड्स के लिए है, असर्टेन्ड वही सर्टेन्ड, असर्टेन्ड गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स। अगर गुड्स मेरी स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स हैं तो पासिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कब पास होती है? पासिंग द प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर होना। ये सारा कुछ हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी उसके बात है। अगर असर्टेन गुड्स हैं तब क्या रूल्स हैं? दूसरा क्या है? अनअसर्टेन गुड्स, तो दूसरा है आपके पास अनअसर्टेन गुड्स। तीसरा पढ़ो, तीसरा कौन सा है? गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर गुड्स हैं, सर ये तो अभी तक हमने अकाउंट्स में पढ़ा है ना, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस। जहां पे हम कहते हैं यार टी शर्ट हम लेके जा रहे हैं, पहले मम्मी को दिखाएंगे, ठीक है, अगर घर वालों को पसंद आएगी तभी रखेंगे। और चौथा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। तो रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। ठीक है जी, ये 4 हैं, इसके अंदर अलग अलग केसेस बनेंगे। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं क्या है, रूल्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। द प्राइमरी रूल्स डिटरमाइन द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर एज फॉलोज। तो कहते हैं 4 तरह के रूल्स हो सकते हैं। या तो आपकी गुड्स, पहली गुड्स क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक गुड्स है, तो उस केस में कब पासिंग मानी जाएगी कि मैंने किस टाइम पे आपको दे दिया, आपको दे दिया तो ओनरशिप अब आप क्या है, रिस्क अब आपका है। दूसरा अनसर्टेन गुड्स, पहले दो तो बड़े इजी है, कौन सी गुड्स? सर्टेन और अनसर्टेन।
तीसरा, अगर मैंने आपको गुड्स भेजी हैं, बेची नहीं, भेजी हैं, सर क्या बोले, भेजी है, बेची नहीं है, ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कि थोड़ा टाइम है, 5-6 दिन आप वर्त के देख लो, चेक करके देख लो, उसके बाद मुझे बता देना। और आखिरी है रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, किसके पास राइट है बेचने का, अगर आपने वो राइट अभी रिजर्व करके रखा है। तो सबसे पहला आ गया ए पॉइंट की डिटेल शुरू हो गई, ये देखो मैं एरो कैसे बना रहा हूं, ये ए पॉइंट की। फिर उसके बाद ए पॉइंट में दोबारा से 3 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो रूल्स के अंदर पहला है असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स के अंदर आगे 3 स्टेजेस है, ठीक। फिर अगला स्टार्ट होगा अनअसर्टेन गुड्स। तो पहले पढ़ते हैं असर्टेन गुड्स, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, पिछले पैराग्राफ में पढ़ के नहीं आए। 2 फैक्टर्स, कौन से 2 फैक्टर्स है, गुड्स की आइडेंटिफिकेशन, सर्टेन या अनअसर्टेन, या फिर था इंटेंशन। तो देखो रिपीट आएगा, पैराग्राफ नंबर 1, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक, या तो यही तो टॉपिक चल रहा है पहला, असर्टेन गुड। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब की जाएगी, एट सच टाइम पार्टीज इंटेंडेड, ठीक है जी, पढ़ के आए हैं। कब, जब पार्टीज इंटेंशन में होंगी ना कि हाँ ठीक है भाई साहब हम बेच रहे हैं, तू खरीद रहा है, उस टाइम पे, क्योंकि गुड्स तो असर्टेन्ड है, गुड्स असर्टेन्ड है कि मेरे को यही वाला एसी चाहिए, तो दोनों पार्टी की इंटेंशन है। इंटेंशन क्या होती है, दोबारा से यहां पे लिख दिया, इंटेंशन अभी पढ़ के नहीं आए, देखना रिपीट होगी, असर्टेनिंग द इंटेंशन, तो यहां पे लिख देते हैं हम इंटेंशन। इंटेंशन कब होती है, 3 चीजों को मिला के इंटेंशन होती है, इधर देखो, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज नंबर 2, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस नंबर 3। तो यही तो पढ़ के आए हैं, ये तो रिपीट हो गया, तो इसके साथ में आप क्या लिख सकते हो, रिपीट, ठीक है जी। तो असर्टेन गुड्स में पार्टी प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जब इंटेंशन टू ट्रांसफर हो। इंटेंशन किसको बोलते हैं, टर्म्स को, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज को, सर्कमस्टांसेस को। उसके बाद कह रहे हैं तीसरा पैराग्राफ, अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, कह रहे हैं अगर आप इन 3 चीजों के लेके नहीं कर रहे, अलग इंटेंशन से कर रहे हो, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, जब तक कोई डिफरेंट इंटेंशन आपने नहीं बनाई हुई, कोई स्पेसिफिक आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, तो कह रहे हैं सेक्शन नंबर 20 से 24 रूल्स हैं, वही वाले अप्लाई होंगे इंटेंशन को असर्टेन करने के लिए। सेक्शन 20 से 24 क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं। आ जाओ, सेक्शन नंबर 20, 3 स्टेजेस हैं। सर एक बार फिर से बताओ क्या चल रहा है बेटा, रूल्स ऑफ क्या चल रहे हैं, पासिंग द प्रॉपर्टी। 4 तरह की प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है जो वो भेजते हैं, सर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, रिटर्न वाली गुड्स, अप्रूवल वाली, और रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। असर्टेन गुड्स के अंदर कह रहे हैं 3-4 स्टेजेस हो सकती हैं, 3 स्टेजेस। सबसे पहला, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेज में हो, तो नंबर 1 इसी चार्ट में आ जाओ, नंबर 1, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब सामान बिकने के लिए भाई साहब तैयार है, जो सामान चाहिए रेडी है। दूसरा पढ़ना क्या है, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, यानी कि अभी सामान रेडी नहीं है। मैं ऊपर डिलीवरेबल स्टेट का मतलब लिख देता हूं, रेडी टू सेल, रेडी टू सेल या रेडी टू सेंड। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, खुद सोच के देखो यार, छोड़ दो कि क्या टॉपिक चल रहा है, आप अपने हिसाब से सेंस निकालो। डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है ना, जो रेडी है। पुट टू बी डिलीवरेबल का मतलब क्या है, 90% रेडी है, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है। यानी कि आप बाइक लेने गए, बाइक पे अभी सीट कवर नहीं चढ़ा हुआ था या गद्दी नहीं चढ़ी हुई थी, तो आपने बोला इसका सीट कवर या सीट इंस्टॉल कर दो, मैं कल परसों आके ले जाऊंगा, ठीक है। 80-90% रेडी है। सर 50% रेडी भी हो सकता है, हो सकता है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस था ना। तीसरा, प्राइस टू बी डिटरमाइंड, प्राइस टू बी डिटरमाइंड, सामान तो रेडी है, डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन अभी कुछ एक्शन लेने बाकी हैं प्राइस से रिलेटेड। तो पहला पढ़ते हैं, तो इस केस में, इन तीनों केसेस में अब हमें देखना है कि कब पासिंग मानी जाएगी। हमारे पास पेपर में केस स्टडीज, ऐसा चार्ट थोड़ी बना आएगा कि इसके सारे चार्ट बताओ, पेपर में केस स्टडी आएंगी, केस स्टडी इसको लेके आ जाएगी
रूल्स हैं, रूल्स के अंदर चार हैं, चार के अंदर पहला है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स के अंदर पहला आ गया कि अगर हमने सामान कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, असर्टेन गुड्स का फिक्स है और वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है, भेजने के लिए रेडी है, तो कब, मेरा मेन टॉपिक याद रखना, अगर आप मेरे को, अगर आप इस चैप्टर को समझ रहे हो ना, ये चैप्टर ये है भाई साहब, एट द टाइम, ये टाइम कि कब ट्रांसफर या पासिंग मानी जाएगी, क्योंकि जिस दिन पासिंग या ट्रांसफर जिस टाइम पे मानी गई तो अब उसके रिस्क आपके हैं, उसके ओनर आप हो। चीज समझ में आ रही है? तो सबसे पहला आते हैं हम जल्दी से कि अगर गुड डिलीवरेबल स्टेट में है वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। बिल ठीक है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंडीशन नहीं है। मैं एसी लेने गया, मैंने कहा अच्छा अच्छा ये चीजें हैं पड़ी, ठंडा कर देगा, ये कंपनी है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, जो भी है, फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब फिक्स कर ली कि मेरे को ये एसी चाहिए, वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है। द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। असली लाइन ये आई, असली लाइन जो हाईलाइट करनी है कौन सी, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट मेड हो गया, इट इज इमैटेरियल, ये मैटर नहीं करता वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन। यानी कि आप पेमेंट कह रहे हो बाद में दे दूंगा, वो कह रहा है डिलीवरी 2-3 दिन के बाद दे दूंगा, ठीक है, अभी कोविड चल रहा है, बाढ़ आई हुई है, सामान अभी मेरे पास समझ लो पड़ा नहीं है, फैक्ट्री में पड़ा है, टेम्पो वाला है नहीं, एबीसीडी कुछ भी रीजन है, प्राइस या डिलीवरी पोस्टपोन हो गया, ये मैटर नहीं करता। कब डिलीवरेबल स्टेट वाली गुड्स पासिंग मानी जाएंगी, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हेयर कंडीशन इज गुड मस्ट बी रेडी फॉर डिलीवरी, ये तो अपन ने लिख ही लिया ना, रेडी फॉर डिलीवरी। तो स्पेसिफिक गुड्स ऑन डिलीवरेबल स्टेट कब पासिंग मानी जाएगी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब मानी जाएगी, एट द टाइम ऑफ, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पैसे आए नहीं आए, 1-2 दिन लेट आई, पोजेशन 1-2 दिन लेट आई, कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताओ 1 तारीख को, यहां पे देखो 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 5 को डिलीवरी है, बनाओ जल्दी से बनाओ। 1 को कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को डिलीवरी डेट है, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है जल्दी से बताओ, डिलीवरी डेट कब है, 5 को, 3 अप्रैल को डैमेज हो गई। ऐसा मत सोचना डैमेज सेलर ने किया है, डैमेज हो गई, किसी की भी गलती से हो गई, ठीक है। मुझे बताओ, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं क्वेश्चन, हु विल बियर द रिस्क। चलो जी, आपको अब समझ में आ गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बायर। बोलो जी, बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया था, 1 अप्रैल को, उसके बाद पासिंग द प्रॉपर्टी 1 अप्रैल को मानी जाएगी, तो 2-3-4 को जिसका अगर रिस्क डैमेज हुआ है उसका एग्जांपल देखते हैं। एक्स गोज इनटू शॉप बाइज अ टेलीविजन, जेठालाल के पास गया, टेलीविजन खरीदा, शॉपकीपर फॉर होम डिलीवरी, शॉपकीपर एग्रीज, ठीक है, टेलीविजन इमीडिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। बस इन्होंने आगे कुछ लिखा नहीं, इन्होंने बोला जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी टाइम पे एक्स की मानी जाएगी, डिलीवरी 3 दिन बाद जाए, जो मर्जी है। आगे सर क्या चल रहा है बेटा, ये चल रहा है मेरे पास रूल्स चल रहे थे असर्टेन गुड्स के लिए, उसमें डिलीवरेबल स्टेट वाला हो गया, दूसरा है गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, मतलब रेडी टू सेल नहीं है। इस केस में देखते हैं व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स तो स्पेसिफिक हो गई हैं क्योंकि मेरा टॉपिक ही असर्टेन गुड्स वाला चल रहा है, समझ में आ रहा है? ऊपर ए क्या चल रहा है, असर्टेन गुड्स वाला, तो स्पेसिफिक गुड्स है, सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग फॉर द गुड्स, अभी उसने सामान के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। मैं कार लेके आया, मैंने कहा भाई साहब ऊपर लैमिनेशन चढ़ा के देनी है, मैंने मोबाइल लेके आया, मैंने कहा लैमिनेशन करके दियो, कहता है 1 दिन लग जाएगा जी बढ़िया से करने में, फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल, तो यानी कि अभी तो डिलीवरेबल नहीं है। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन, यानी कि जब आप डिलीवरेबल बनाओगे तभी पासिंग द प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो यहां पे पासिंग, यस, यहां पे पासिंग द प्रॉपर्टी कब मानी जाएगी, व्हेन, हाँ, व्हेन गुड्स रीचेज एट डिलीवरेबल स्टेट, व्हेन गुड्स रीचेज
एट डिलीवरेबल स्टेट। तो सेलर की, तो कह रहे हैं कब प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज बायर हैज द नोटिस देरो। लेकिन ये याद रखना गुड्स रीचेज एट डिलीवरेबल स्टेट, मेन यहाँ पे कंडीशन में याद रखना बायर को इस बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये गुड्स 80% तैयार है। एग्जाम्पल पढ़ के देते हैं। पीटर बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, आस्क्ड फॉर होम डिलीवरी। एक लैपटॉप खरीदा, मैंने कहा घर भिजवा देना। शॉपकीपर कहता है ओके, हाउ एवर लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडो। यार मुझे एक बात बताओ, विंडो ही नहीं है बीच में, MS वर्ड एक्सेल, मतलब विंडो के बिना लैपटॉप क्या है, खाली डिब्बा है भाई साहब, इवन कुछ चलेगा ही नहीं। कह रहे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कहते 2 दिन बाद डलवा के दे देंगे। शॉपकीपर प्रोमिस टू इंस्टॉल इट, कॉल पीटर बिफोर मेकिंग द डिलीवरी। इन दिस केस एंड कॉल द पीटर, पीटर को उसने बता दिया है। इन दिस केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू पीटर ओनली आफ्टर द शॉपकीपर हैज इंस्टॉल्ड। मुझे लगता है आपको फीलिंग समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। द ओएस मेकिंग द लैपटॉप रेडी फॉर यूज एंड इंटीमेटेड द बायर, और बायर को बता भी दिया गया। यानी कि किसकी जिम्मेवारी रहेगी, निकुंज कह रहा है सेलर की। जशन ने क्वेश्चन किया, निकुंज ने आंसर कर दिया, बिल्कुल ठीक है। जब तक मैं उसके ऊपर काम नहीं कर देता, डिलीवरेबल नहीं कर देता, क्यों, क्योंकि ये पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट है। आ गया जी समझ, हाँ जी पलक। तीसरा, स्पेसिफिक गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स स्पेसिफिक चल रही हैं, डिलीवरेबल भी हैं। व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग, सेलर बताएगा इन ऑर्डर टू असरटेन द प्राइस, यानी कि अभी तक प्राइस पूरा फाइनल नहीं है, वो कह रहा मैं पता करके बताऊंगा मेरा कितना खर्चा हो गया या फलाना है। कह रहे हैं वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में है, रेडी टू सेल है। सेलर इज बाउंड टू वेट, मेजर, टेस्ट और डू समथिंग with reference to goods for the purpose of ascertaining the price. The property does not pass until such act or done buyer has notice. सेम तो हो गया, बस इसमें भी सैलरी है, क्यों, क्योंकि अभी तक उसने प्राइस नहीं बताया। 3 गाड़ियां खड़ी थी, ठीक है जी, मैनेजर खड़ा था दिखाने के लिए, सेलर नहीं था। 3 गाड़ियां कस्टमाइज थी, मैंने बोला तीसरी वाली गाड़ी मेरी हो गई। मैनेजर कहता मुझे पता नहीं, मालिक से पूछूंगा, क्योंकि इनके रेट ना मालिक ही बताता है, मालिक अभी बाहर गया हुआ है, ठीक है। तो बायर कह रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे को थर्ड कार चाहिए, जो भी रेट होएगा मेरे को बता देना। तो बायर को पता है, और सेलर ने भी रेट फिक्स नहीं किया, कहता 2 दिन के बाद बताऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में पासिंग द प्रॉपर्टी कब मानी जाएगी, जब वो रेट बता देगा, यानी कि जो सेलर के बिहाफ पे पेंडिंग है बताना, जब वो बता देगा क्या पेंडिंग है, यहाँ पे प्राइस बताना। क्या गुड्स के ऊपर कुछ काम करना पेंडिंग है, नहीं। एक बार फिर से, पहली स्टेट क्या थी, गुड्स डिलीवरेबल हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है। दूसरा है पुट टू यूज, डिलीवरेबल बनाना है। तीसरा डिलीवरेबल है लेकिन प्राइस बताना है। पहली स्टेज में प्रॉपर्टी कब पास मानी जाएगी, पहली में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। दूसरी के टाइम पे जब वो काम कर देगा, गुड्स को डिलीवरेबल बना देगा। तीसरी में डिलीवरेबल तो है पड़ी, जब प्राइस बता देगा। तो अगला एग्जांपल वही है, पढ़ लेना। पॉइंट नंबर बी शुरू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी, चार्ट पे आ जाओ, कौन सा है, अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है जी। अनअसर्टेन गुड्स के केस में हेडिंग्स पढ़ते हैं, कब पासिंग द प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सबसे पहला केस है, अगर तो डिस्क्रिप्शन से और एप्रोप्रिएशन से आपने बताया। दूसरा है कैरियर, कैरियर मतलब समझ रहे हो, रास्ते वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, शिप, रेलवे। तो ये दो ही है, दो ही है। सेल ऑफ, तो इसमें हम 2 बनाएंगे सिर्फ, इसके अंदर 2। पहला देखना, सी और डी के तो अंदर कोई कोई पॉइंट नहीं है ना, सी और डी के अंदर अलग अलग हेडिंग्स हैं, सी के अंदर, डी के अंदर तो नहीं होंगी, सी के अंदर भी नहीं है, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स, वो तो चलो, वो तो पता ही है, टॉपिक ही अनसर्टेन चल रहा है। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन डिस्क्रिप्शन और एंड एप्रोप्रिएशन बेसिस। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट बताना, गुड्स सेंट टू
कैरियर, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है जी। तो उस केस में हम देखते हैं, क्या देखना है आप मुझे ये बता सकते हो, क्या हमें चेक करना है? रहने दो, ओनरशिप यानी कि पासिंग द प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं हम सभी में, पासिंग द प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, कब गुड्स पास हुई मानी जाएंगी, ओनरशिप मानी जाएगी कि कब ट्रांसफर हो गया है। कह रहे हैं वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर अनलेस गुड्स आर असर्टेन। तो सबसे पहले इन्होंने बोला जब तक गुड्स असर्टेन नहीं होते तब तक पासिंग नहीं मानी जाएगी, बहुत बढ़िया है। तो इसमें दो हैं, कह रहे हैं अगर हमारी गुड्स हुई डिस्क्रिप्शन और एप्रोप्रिएशन वाली, डिस्क्रिप्शन मतलब जैसा बताया था वैसी बेची है या नहीं, एप्रोप्रिएशन मतलब सही है कि नहीं, जो टर्म्स कंडीशन डिसाइडेड थी, जो मुझे बीच में फीचर्स चाहिए थे वैसे हैं कि नहीं, एप्रोप्रिएशन यानी कि रीजनेबल है कि नहीं। कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ गुड्स, 5 कारें खड़ी थी, मैंने बोला मेरे को तो तीसरी वाली ही चाहिए, 5 कारें खड़ी हैं मुझे एक चाहिए, असर्टेन्ड है कि अनअसर्टेन्ड, 5 गाड़ियां खड़ी हैं मैंने कहा मुझे एक चाहिए, सर्टेन है कि अनसर्टेन, अनसर्टेन्ड है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, ठीक है जी। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ गुड्स, आउट ऑफ 5 थर्ड कार मेरी हो गई, विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इनटू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को तीसरी गाड़ी चाहिए, एंड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर और बायर, कंसेंट को हम कभी कभी असेंट भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपकी गुड्स कौन सी है, अनअसर्टेन, अनअसर्टेन वाली गुड्स कब पासिंग मानी जाएंगी, जब वो सर्टेन होंगी। तो उस अनअसर्टेन गुड्स वाली अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो उसमें एक तो होना चाहिए डिस्क्रिप्शन कि जो जो आपने बताया था वो फीचर है कि नहीं, तो 5 गाड़ियों में वही वाले फीचर थे। फिर मैंने बोला तीसरी गाड़ी चाहिए, तो जो तीसरी गाड़ी है उसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किस गुड्स का, अनसर्टेन गुड्स का, 5 में से मेरे को एक गाड़ी चाहिए। दूसरा, गुड्स कैसी होनी चाहिए, जो आपने डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी बताई है यूनिट नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। तीसरा, डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए। चौथा, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड, जो मैंने तीसरी सिलेक्ट करी तो तीसरी भिजवाना, चौथी मत भिजवाना, या जो मैंने रीजनेबल फीचर बताए थे तो वही वाले फीचर वाली चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, चाहे आपने डिलीवरी वाले को बताई जो भी है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन, जो आपने सिलेक्शन करी, देखो एप्रोप्रिएशन में सिलेक्शन एक पार्ट है, चॉइस की 5 में से मेरी ये वाली चॉइस हो गई, लेकिन एप्रोप्रिएशन में चॉइस एक पार्ट है। जैसे मुझे एक बात बताओ, आप लॉ पढ़ रहे हो, सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हो, सेल ऑफ गुड्स मेरे लॉ सब्जेक्ट का एक पार्ट है ना, तो वो जो चॉइस ऑफ कार है वो एप्रोप्रिएशन का एक पार्ट है। लेकिन अगर आपने चॉइस तो कर ली, उसके अंदर टायर ना निकले, उसके अंदर रिवर्स गियर ना निकला, उसके अंदर ABCD कोई फीचर ना निकले, तो आप ये थोड़ी कर सकते हो कि एप्रोप्रिएटेड है, आपने कहा था तीसरी गाड़ी, अरे एप्रोप्रिएशन का मतलब है चॉइस भी है और जो फीचर हमने बताए हुए हैं सेलर और बायर ने वो भी होने चाहिए। तो एप्रोप्रिएशन डज नॉट अलोन मीन्स choice, the appropriation includes the choice as well as basic essentials, ठीक है जी। तो एप्रोप्रिएशन में क्या होना चाहिए, सेलर की असेंट होनी चाहिए कि मैं तुझे ये गाड़ी बेच रहा हूं, बायर की असेंट होनी चाहिए ये मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। असेंट जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, और असेंट मे बी गिवन इधर बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन, चॉइस करने से पहले दे दो, चॉइस करने के बाद बोल दो। तो इन वाले केसेस में फिर से पढ़ते हैं क्या है, कह रहे हैं अगर अनसर्टेन गुड्स है पासिंग कब मानी जाएगी, अनसर्टेन गुड्स में डिस्क्रिप्शन और एप्रोप्रिएशन के हिसाब से पासिंग मानी जाएगी, ठीक है जी। एप्रोप्रिएशन कब माना जाएगा, ये 6 कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए, डिलीवरेबल एस्टेट में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन में दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए, असेंट मतलब कंसेंट, जो सेलर ने बेचा बायर ने खरीदा। उसके बाद असेंट जो है एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी हो सकती है, एप्रोप्रिएशन से पहले दे दो असेंट, चाहे बाद में दे दो। अगर ये कंडीशन पूरी है तो असर्टेन अनसर्टेन गुड जब असर्टेन बन जाएंगी, क्वालिटी एप्रोप्रिएशन के हिसाब से और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होंगी, ये कंडीशन पूरी होंगी तो प्रॉपर्टी पास मानी जाएगी। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी पास कब मानी जाएगी, जब अनसर्टेन असर्टेन में कन्वर्ट हो जाएंगी विद दीज कंडीशंस। आगे है, अगर गुड्स कैरियर वाले को दिए, आप मुझे बताओ टेम्पो वाले को गुड्स भिजवा दी, टेम्पो वाले के पास है, तब प्रॉपर्टी कब पास ऑन मानी जाएगी, पढ़ के देखते हैं। वेयर इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर,
या तो मैंने बायर को भिजवा दी कि अपना टेम्पो लिया, ट्रक लिया, एक्टिवा लिया, उसमें रख ले, या टू द कैरियर, या अदर बेली। अदर बेली मतलब बेली याद है, कोट पैंट मैंने दिया था उसको कि इसके ऊपर काम कुम करके दे दियो। तो कभी कभी ऐसे बेली भी होता है बीच में। बेली कैसे होता है बीच में, सुनो ध्यान से। मैं एक जीन्स लेने गया, कपड़ा लेने गया, जीन्स की लेंथ बड़ी थी, आप लोगों को पता है, आप भी लेंथ शॉर्ट करवाते हो। उसने बोला भाई साहब ये लो 1000 रुपए की जीन्स डिसाइड हो गई, लेकिन लेंथ बड़ी थी, तो मैंने कहा यार ये तो लेंथ छोटी करवा के दियो। कहता हमारा टेलर बैठा है, आप कल टेलर से उठा लेना। अब सोचो सेलर कौन है, दुकानदार, बायर कौन है, मैं, टेलर कौन हो गया, बेली। तो आप अगले दिन किससे उठाने जाओगे, बेली से। सेम ऐसे ही गाड़ियों में होता है, आप गाड़ी लेने गए, ठीक है, कंपनी वालों से डिसाइड कर रहे, कहते हैं आपके लोकल शहर में ना वो एजेंसी वाला बैठा है, उससे उठा लेना। तो बीच के दलाल नहीं हो गए यार, तो ठीक वर्ड यूज कर, बीच के दुकानदार हो गए या बीच का बेली हो गया, ठीक है। तो तो सेलर ने गुड बायर को दे दी, कैरियर को दे दी, अदर बेली को दे दी, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, कि आगे ट्रांसमिशन किसको कर देना, बायर को। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। साथ में अब कह रहा है, अब डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, सेल करना। अब सेल करने का राइट मेरे पास थोड़ी है। चीज समझ में आ रही है, किसको चीज समझ में आई। तो मैंने अगर टेम्पो वाले को दे दिया, ठीक है, चाहे बायर तक नहीं पहुंची, या बेली को दे दिया अभी बायर तक नहीं पहुंची, तो मुझे एक बात बताओ, राइट ऑफ डिस्पोजल क्या अभी भी सेलर के पास है, नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, अब उसके पास राइट नहीं है डिस्पोजल करने का। ही इज डीम्ड टू हैव बीन अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब उसने बेली को दी, कैरियर को दी, हम मान लेंगे कि आपने गुड्स ट्रांसफर कर दी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब बिल ऑफ लैडिंग ऑफ अ रेलवे रिसिप्ट। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, जल्दी से देखो, ये देखो, ये है सेलर, ये है बायर। सेलर बैठा है तमिलनाडु में, बायर बैठा है पंजाब में। रेलगाड़ी के थ्रू माल जाना है, इसको 8-9 दिन लग जाएंगे माल पहुंचते हुए। देखो जी, बात समझ में आ गई। इतने में सेलर बायर को बिल ऑफ लैडिंग भिजवा देता है, एक पर्ची भिजवा देता है, कहता मैंने तेरे को स्कैन करके पर्ची भिजवा दी, वो वाली पर्ची अपने पास रख ले। सेम वैसे बिल ऑफ लैडिंग की एक पर्ची रेलवे वाले के पास होगी। 8-9 दिनों के बाद जब तेरे पास पंजाब में रेलगाड़ी पहुंच जाएगी, तो बिल ऑफ लैडिंग रेलवे वाले को दिखा के माल छुड़वा लेना। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो चुका है, बिल ऑफ लैडिंग पहले पहुंच चुकी है। तो बिल ऑफ लैडिंग का मतलब क्या होता है, बीच का डॉक्यूमेंट जो सेलर के पास पहले पहुंच जाता है, बायर के पास गुड्स पहुंचती है रेलगाड़ी के थ्रू 5-8 दिनों के बाद। तो बिल ऑफ लैडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है, बिल ऑफ लैडिंग बायर के नाम पे तैयार हुई पड़ी है। बोलो भैया बोलो, बिल ऑफ लैडिंग किसके नाम पे तैयार होगी, क्योंकि बायर ही तो माल छुड़वाने जाएगा। सेंट टू हिम, ऑनलाइन भेज दी या कोरियर में भेज दी, कोरियर में आने पे 3 दिन लगे, ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग, गुड्स पहुंचेंगी 10 दिन के बाद। द ओनरशिप ऑफ गुड्स पासिस फ्रॉम सेलर टू बायर, जैसे बिल ऑफ लैडिंग आपने भिजवा दी तो पासिंग द ओनरशिप हो गई। इन दिस केस गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल लॉस बाय थेफ्ट, सेलर विल नॉट बी लाइबल। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने कैरियर को दिया, बेली को दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बिल ऑफ लैडिंग सेलर को दे दी। जैसे जीन्स वाला एग्जांपल था, आपने पर्ची बना के भेज दी कि मेरे दर्जी को ये पर्ची दिखा देना, इस दर्जी और पर्ची को मेल मिलाप करके आपको कल जीन्स दे देगा। बिल ऑफ लैडिंग आपने बायर को पहुंचा दी, तो जैसे आपने पर्ची दी, बिल ऑफ लैडिंग दी, प्रॉपर्टी पास मानी जाएगी। तो लाइबल कौन रहेगा, फिर ठीक है। अगला एग्जांपल अपने आप कर लेना, नेक्स्ट। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। आपने कुछ गुड्स बेची हैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कि आपने बोला कि चल सामान ले जा यार, घर पे दिखा दियो। कपड़े आप लेके गए, आपने बोला घर पे मम्मी पापा को दिखाएंगे, क्योंकि दुकानदार का आईना झूठ बोलता है, इतनी लाइटें होती हैं, हम घर वाले असली शीशे पे देखेंगे, वहीं पे हमें अपनी औकात पता चलती है, कितना गोरा सोना लग रहे हैं। नहीं तो दुकानदार तो कहता है वाह आज तो सलमान खान लग रहा है, ठीक है। दुकानदार कहता है वाह चेहरा चमका रहे हैं, आगम भी यही बोलता है, लाइटें इन्होंने 6 लगाई हुई है, चेहरा तो चमकाएगा, बिजली से ज्यादा गोरा तो वो इंसान लग रहा होता है। तो दुकानदार के आईने झूठ होते हैं। वो कहते हैं कि मैं घर जाके बताऊंगा, या तो 2-3 दिन का टाइम दे दिया, आप अगर 2-3 दिन में बता दोगे तो सेल मानी जाएगी। 3 दिन का टाइम था, आप गुड्स भी वापस करने नहीं आए, आपने बताया भी नहीं, तो बताओ गुड्स किसकी मानी जाएंगी। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है जी। When the goods are delivered to buyer on approval, मुझे लगता है हमें इस पे ध्यान आ जाना चाहिए।
ठीक है, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस और अदर सिमिलर टर्म्स, प्रॉपर्टी पासिस टू बायर। मेन लाइन ये है, प्रॉपर्टी कब मानी जाएगी, इन्होंने 4-5 सिचुएशन दे दी, कहते तब तब मानी जाएगी। नंबर 1, व्हेन ही सिग्निफाइज द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, जब वो या तो अपनी अप्रूवल दे देता है या एक्सेप्टेंस दे देता है, वो तो बड़ा ही केस एक्सप्रेस हो गया। और डज एनी अदर एक्ट एडोप्टिंग द ट्रांजैक्शन, या कुछ ऐसा कर जाता है, ठीक है, मैं आगम की दुकान पे गया, भाई साहब इसके पैसे अलग लगेंगे, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं मैं आगम की दुकान पे गया, मैंने एक जीन्स ली, मैंने कहा यार रात को ना मैरिज पे पहन के जानी है अभी, लेकिन घर पे दिखाऊंगा फिर रखूंगा, फंक्शन पे आगम ने भी आना था, ठीक है, तो वो जीन्स या वो वाली शर्ट पहन के मैं उसी फंक्शन में आ गया, तो आप मुझे बताओ अब प्रॉपर्टी सेलर की है बायर की? मतलब या तो आप अपनी अप्रूवल एक्सेप्टेंस दे दो, या कुछ ऐसा कर जाओ जिससे ये मतलब प्रमाण हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि अब तो प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी। डज एनीथिंग, तो मैंने शर्ट ली ऑन रिटर्न बेसिस पे और शाम को फंक्शन में पहन के चला गया, परफ्यूम छिड़क लिए, ठीक है जी, तो अब मुझे बताओ ये डज एक्ट एनी, समझ में आ गया? दूसरा, तो यानी कि इस केस में कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी? पॉइंट नंबर 1, जब आप अप्रूवल दे देते हो या कुछ ऐसा कर जाते हो, वो काइंड ऑफ अप्रूवल ही है। दूसरा, इफ ही मतलब बायर की बात हो रही है यहाँ पे, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, वो अप्रूवल तो नहीं दे रहा, उसने बताया नहीं मैंने रख ली, बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, उसने ये भी नहीं बोला भाई साहब मैं नहीं रख रहा, पड़ी हमारी घर पे ही है, बताया नहीं, एक्सेप्टेंस का भी रिजेक्शन का भी। देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, 4 दिन का टाइम मिला था, तो सच एक्सपायरेशन ऑफ टाइम इफ नो टाइम हैव बीन फिक्स्ड रीजनेबल टाइम, अगर तो आपका वो टाइम बीत गया है, 4 दिन का आपने बोला था, किसी को समझ में आया केस क्या है? अंदर ही अंदर मन में समझ आ गया? आपने 4 दिन का टाइम दिया, या तो आपने 4 दिन के अंदर अंदर ना एक्सेप्टेंस बताई ना रिजेक्शन बताई, तो आपको ट्रांसफर मानी जाएगी। या फिर अगर टाइम डिसाइडेड नहीं था 4 दिन, लेकिन एक रीजनेबल टाइम था, सर इसकी एग्जांपल दे दो, मैं एक केक लेके गया घर पे, ठीक है, बेकरी वाले से केक लेके गया, मैंने कहा यार अभी पता नहीं है रखूंगा कि नहीं, मेरा दोस्त है तो चल ठीक है ले जाऊं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जैसा पैक्ड है वैसा ही ले आऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप केक को वापस करने जा रहे हो 8 दिनों के बाद, तो क्या माना जाएगा? अगर टाइम डिसाइड नहीं था तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन वो भी फ्रिज में पड़ा रहे, तो यानी कि जब किसी टाइम रीजनेबल नहीं, जब कोई टाइम फिक्स नहीं होता, तो रीजनेबल टाइम का एक्सपायरेशन हो गया, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हुई मानी जाएगी। बोलो बात समझ में आती है? पॉइंट नंबर 1 में प्रॉपर्टी का पास ऑन मानी जाएगी जब अप्रूवल दे देते हो या फिर कुछ ऐसा एक्ट कर देते हो काइंड ऑफ अप्रूवल। दूसरे नंबर पे या तो आप एक्सेप्ट भी नहीं करते रिजेक्ट भी नहीं करते, टाइम बीत गया जो फिक्स था, और अगर कोई फिक्स टाइम नहीं था तो रीजनेबल टाइम बीत गया। तीसरा, ही डज समथिंग टू द गुड्स, वो गुड्स को कुछ ऐसा करता है विच इज इक्वलेंट टू एक्सेप्टेंस, ही प्लेजेस और सेल द गुड्स। मैं सामान लेके आया आगम की दुकान से, मेरी भी कपड़े की दुकान है, ऐसा देखो आप लोग कभी ना कभी देखते होगे, जब आप मार्केट में दुकान पे सामान लेने जाते हो, वो कहता है यार ये 4 है आपको पसंद नहीं आती, वो कहता है मैं साथ वाले गोदाम से ले आता हूं। साथ वाला गोदाम क्या होता है? साथ वाली दुकानें, उनसे उठा लेगा। अब जब मैंने उनसे सामान उठा लिया, दुकानदार, कभी देखा हुआ है ना, दुकानदार साथ वाली दुकान पे जाके कहता वो हमारे पिछली गली में स्टोर है, स्टोर तो क्या, उनके पीछे पीछे चले जाओ, आपके पड़ोसियों से ही ले रहा होता है, वही वाली मार्केट वाली दुकानों से ही, तो वो 4 शर्ट्स उठा के ले आता है, और वो कुछ ऐसा कर देता है, क्योंकि जब वो सामान उठा के आता है तब थोड़ी पैसे देके आता है, क्योंकि हो सकता है बायर वो वाला सामान भी पसंद ना करे, तो कह रहे हैं अगर कोई ऐसा सामान है कि आप उसके ऊपर कुछ ऐसा कर देते हो, यानी कि आगे सेल कर देते हो, ठीक है जी, एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को 4 शर्टें बेच दी, ठीक है, अभी अप्रूवल बेसिस पे भेजी, इसने कस्टमर को सेल कर दी, तो यहां से यहां भी सेल माना जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने इसको सामान सेल और प्लेज कर दिया। पढ़ के देखो, इफ ही डज समथिंग, बायर सामान लेके गया सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, उसने क्या किया जो इक्वल टू एक्सेप्टेंस हो जाएगा, उसने आगे कस्टमर को माल बेच दिया, तो पहला दुकानदार क्या कहेगा? मैं तो ये मानूंगा ना कि मैंने तुझे बेच दी, क्यों? क्योंकि तूने आगे बेच दी। तो 3 चीजें हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अप्रूवल वाले बेसिस में कब माना जाएगा? पहला एक्सेप्ट या रिजेक्ट, पहला एक्सेप्ट करते हो या कुछ ऐसा कर देते हो उसके ऊपर, यानी कि यूज करना। दूसरा एक्सेप्ट या रिजेक्ट, या फिर एप्रोप्रिएट टाइम पे आप
रिजेक्शन नहीं बताते तो माना जाएगा। और तीसरा, अगर आप गुड्स को कुछ ऐसा करते हो इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस है, यानी कि आगे बेच दिया या प्लेज कर दिया। इसकी एग्जांपल वही सेम है, इसकी यहां तक आपको अपने आप पढ़ना है। आगे, सेल ऑन कैश ओनली ऑन रिटर्न, सेल फॉर कैश ओनली, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बड़ा इजी है। इट मे बी नोटेड दैट वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑन द टर्म्स दैट गुड्स वर टू बी रिमेन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड। आपने सामान भेज दिया, आपने सामान भेज दिया, कंडीशन डाल दी जब तक मुझे कैश नहीं मिलता तब तक ये पासिंग नहीं मानी जाएगी। यानी कि कोई ऐसा सामान भी है जिसके 4 दिन आपने फिक्स किए थे, 5वें दिन किसकी मानी जाएगी प्रॉपर्टी? बायर की। इस केस में नहीं मानी जाएगी, ये एक्सेप्शन है। हाँ, एक्सेप्शन है ये। चाहे एक्सपायरी टाइम बीत गया है लेकिन हम प्रॉपर्टी कब पास ऑन माने जाएंगे? जब तक मुझे पैसा नहीं मिल जाता। यानी कि आपने एक कार बेची, जीन्स वाली एग्जांपल को छोड़ दो, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ईएमआई वाला भी। आपने एक कार बेची, ठीक है, आपने अपने उस दोस्त को बोल दिया 1 हफ्ते में पेमेंट दे दियो। 1 हफ्ता जब बीत गया, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? अगर मेरा 1 हफ्ता बीत गया, एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम हो गया, तो प्रॉपर्टी बायर की मानी जाएगी। 8वें दिन तो भाई अब प्रॉपर्टी तेरी है, इसके रिस्क तेरे हैं। अब अगर वो बंदा पैसे देने से मुकर गया, वो तो अब आपकी कंडीशन है ना, प्रॉपर्टी तो बायर की हो गई ना, पैसों का लेन देन तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। लेकिन नीचे वाले केस में अगर 1 हफ्ता बीत भी गया तब भी सेलर बायर के घर पे आके गुड्स उठा के लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बायर, क्योंकि कंडीशन क्या अटैच थी सेल ऑन रिटर्न वाले में, जब तक पेमेंट नहीं मिलती तब तक सेलर की रहेगी। एग्जाम्पल देखो, ए डिलीवर्ड हिज ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली, सर्कल कर लेना, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, या फिर मुझे वापस कर जाना या कैश दे जाना। इट वॉज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ज्वेलरी रिमेन द एज प्रॉपर्टी जब तक प्राइस इज पेड। बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस, बी ने आगे सी को बेच दी। जब कंडीशन डाली हुई है, इट वॉज हेल्ड दैट, बाद में क्या कोर्ट में फैसला सुनाया गया? एट द टाइम ऑफ प्लेज ओनरशिप नोट ट्रांसफर टू बी, क्योंकि मैंने कंडीशन डाली थी ना, जब तक पैसे नहीं देता तब तक तेरी नहीं होगी। दस द प्लेज वॉज नॉट वैलिड, बी ने जो आगे सी को भेज दिया वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ए सी के घर पे जाके भी पैसे ले लेगा, भाई साहब ये प्रॉपर्टी बी की थी नहीं। वो कहता मेरे को नहीं पता, कहते तेरे को पता है नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट देख, ओनरशिप मैं हूं, मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब तक कैश नहीं मिल जाता तू अपना बी से पैसे ले, मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दे। आगे चौथा पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, सेल करने का। दिस सेक्शन आखिरी है, ये पासिंग द प्रॉपर्टी का आखिरी है, आज का लास्ट है, इसके बाद खत्म कर देंगे। दिस सेक्शन प्रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, प्रिजर्व द right to disposal of the goods to secure that price is paid before the property in the goods pass to buyer। सिंपल सा मतलब है इसका, भाई साहब जब तक पैसे नहीं देते प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसा कौन कह रहा है? सेलर। लाइन पढ़ के देखो, बहुत इजी लाइन है और बड़ी बेसिक लाइन है। दिस सेक्शन प्रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास रहेगा। सेक्शन 25 कह रहा है टू सिक्योर दैट, जब तक प्राइस नहीं पे किया जाता, बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज पास्ड, पैसे दो जूते लो, ठीक है जी। नंबर 2, व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर द गुड्स हैव बीन सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, या तो स्पेसिफिक गुड्स है या बाद में एप्रोप्रिएटेड कर लेंगे सेलर में बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन एज द केस में बी, सेलर में। तो यहां से हम सर्कल करेंगे, देखो इसको, ये लो, ये मैंने मेन लाइन का डमरू बना दिया, तो आप भी मेन लाइन का डमरू बना देना। सेलर में रिजर्व द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड। जब आपको बताया भाई साहब एप्रोप्रिएशन है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो सेलर के पास राइट है, बड़ी बेसिक कंडीशन है। ये हमने पिछले यूनिट में भी पढ़ा था कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, कुछ पॉइंट था टाइटल का, किसी को याद है? तो टाइटल के साथ, जब तक टाइटल आपके पास नहीं, आप बेच ही नहीं सकते। इन सच ए केस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गुड्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड, कहते हैं कोई मतलब नहीं है भाई साहब, गुड्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू द बायर, चाहे बायर के पास पहुंच गई हैं, चाहे कैरियर के पास पहुंच गई हैं, चाहे पर्ची दर्जी के पास पहुंच गई है, बेली के पास, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी विल नॉट पास टू बायर। क्या आपको फीलिंग्स
के साथ आप बह पा रहे हो? जी हाँ, हम फीलिंग के साथ बह पा रहे हैं। तो जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती, प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? सेलर, यानी कि सेलर गोट द राइट ऑफ रिजर्वेशन। किस चीज का रिजर्वेशन? टू सेल द गुड्स। मतलब यहाँ पे सेल को डिस्पोजल लिखा हुआ है। आगे, एक्स सेंड फर्नीचर टू अ कंपनी। एक्स ने सेंड किया फर्नीचर एक कंपनी को बाय अ ट्रक, और ट्रक ड्राइवर को बोल दिया भाई साहब जब तक पेमेंट ना दे ट्रक से माल मत उतरवाइयो। बिल्कुल ओके है। तो ट्रक ड्राइवर को हाथ में पैसा मिलेगा, वो रस्सी खोलेगा। चलो जी, सर्कमस्टांसेस अंडर विच राइट टू डिस्पोजल में बी रिजर्व। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में ये वाला राइट हम रखते हैं? इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस सेलर इज प्रिज्यूम टू हैव रिजर्व। सेलर के पास ही राइट है ना, वही वाला ही तो चल रहा है। इफ गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ कैरेज एंड बाय बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीप्ट, हमने रेलवे को भेजी बिल ऑफ लेडिंग के सहारे में। एज द केस में बी, गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और एजेंट, सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव रिजर्व द राइट। मतलब सिंपल सी बात कर रहे हैं, बिल ऑफ लेडिंग के केस में ना हमें मेनली ये पूछ रहे हैं कि जब तक हमने बिल ऑफ लेडिंग आगे ना पहुंचा दियो तब तक रेलवे रिसीप्ट को इंस्ट्रक्शन है गुड्स मत पहुंचाना। ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के लिख दिया, अल्टीमेटली मीनिंग यही है। दूसरा, वेयर द सेलर ड्रॉज अ बिल। कौन सा बिल? बिल ऑफ एक्सचेंज। बायर के ऊपर लिखा फॉर द प्राइस, सेंड टू हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग। हम बिल ऑफ लेडिंग किसको पहुंचा देते हैं? बायर को। साथ साथ इन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज भी पहुंचा दिया। रेलवे रिसीप्ट टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस ऑफ द पेमेंट देयरऑफ, बायर मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट द बिल। यार देखो, मैंने बिल ऑफ लेडिंग भी पहुंचाया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी पहुंचाया है। बिल ऑफ लेडिंग बायर को हमने बोला तभी अपने पास रखी हो अगर तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करके एक्सेप्ट करके मुझे वापस भिजवा देता है। अगर तूने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया और बिल ऑफ लेडिंग रख ली, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो जो बाकी फैक्ट्री वाले बैठे हैं वो क्या कच्चे खिलाड़ी बैठे हैं क्या? नहीं। क्या आपको बात समझ में आई? हमने बिल ऑफ लेडिंग है तो रेलवे बीच में आ रही है, बायर और सेलर बीच में आ रहा है। बायर कहेगा मेरे को बिल ऑफ लेडिंग मिल गई, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। और हमने बिल ऑफ लेडिंग की इंस्ट्रक्शन रेलवे को साफ साफ दी हुई थी कि जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज उसने एक्सेप्ट ना किया हो तब तक माल नहीं पहुंचाना, और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके हमारे पास आ जानी चाहिए। तो कह रहे हैं अगर कोई रॉन्गफुली रिटेन द बिल ऑफ लेडिंग करता है, इफ ही को ना आप लिखो यार पहले, नहीं तो कल को समझ नहीं आएगा। ही मतलब बायर। अगर बायर रॉन्गफुली रिटेन रख लेता है बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट, प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू हिम until the bill of exchange is acceptance। इधर लिख लो until the bill of exchange accepted by buyer। बाकी करेंगे कल। ओके, टाटा, बाय बाय।